बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलीम सातियानी। आज आपसे हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हम एजुकेशन पे करेंगे और हम इस तालीमी मयार के हवाले से बहुत डिस्टर्ब हैं और हम अपनी तालीमी पॉलिसी को किस तरीके से मुतय्यन करें, किस तरीके से एक सिमत बनाएं और हमारा पहला कदम उठने वाला जो सही सिमत की तरफ मुतय्यन हो, तो जाके हम जो है एक अच्छी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, हम अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं, हम अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज। और हम ये चाहेंगे कि इस तालीम के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का क्या किरदार है, हमारा क्या किरदार है, NGOs का क्या किरदार है, टीचर्स का क्या किरदार है, हम आज गुफ्तगू करेंगे उन तमाम लोगों से, तमाम लोगों के हवाले से कि वो किस हवाले से इस चीज़ को इम्प्रूव करें कि हम अपने एक तालीमी मयार को, एक हम तालीमी पॉलिसी को और एक हम तालीमी सिस्टम को अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर कर सकें। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैंने आज जो मेहमान अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किए, माशाअल्लाह अल्लाह ने इनको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अपनी खिदमात के हवाले से लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जॉन मैक्सवेल ग्रुप के, और जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोग इनसे मुंसलिक है, बहुत सारे लोग इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। इन्हें डॉक्टर फजल महमूद के नाम से जानते हैं। ये पाकिस्तानी हैं और लेकिन अमेरिका के अंदर अपनी सारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन दोनों पाकिस्तान आए हुए, हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करें और उनसे कुछ सीखें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे डॉक्टर साहब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मेहमान हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका के अंदर रिसर्चर उसको देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च कर रहे हैं और अमेरिकी पाकिस्तानी साइक्रेट हैं और ना सिर्फ मास्टर प्रिंटेड के हवाले से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हासिल की हुई है। तो डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान साहब हमारे दरमियान मौजूद है, जो जॉन मैक्सवेल ग्रुप के सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। माशाल्लाह जिस तरीके से आप वो कर रहे हैं उसके हवाले से मैं आपसे ख़ुद ही मालूम करूँगा कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। पहले डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप हमारे कई प्रोग्रामों में आ चुके हैं और हम आपको अक्सर लाइव भी देखते हैं प्रोग्रामों के हवाले से। इन दिनों आप पाकिस्तान आए, तो इन दिनों पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसी चीज़ हासिल लेकर आएँ कि जो हमारे पाकिस्तानी को सिखा सके? बहुत शुक्रिया सलीम साहब कि आपने मदऊ किया, और चूँकि ये मेरा अपना घर है, ये मेरी मादर वतन है और ज़ाहिर है हमें हमेशा हमारा दिल इसके साथ जुड़ा रहता है। तो इस वक्त हम जो पाकिस्तान आए हैं वो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानियों की नॉर्थ अमेरिका में, जो डॉक्टर्स जिसके मेंबरान है वो कहलाती है ऑल पाकिस्तानी फिजिशियंस इन नॉर्थ अमेरिका, अपना के नाम से। तो उसके हवाले से हमारी विंटर कॉन्फ्रेंस हो रही है, गुज़िश्ता 3 दिन से जारी है। आज चौथा दिन है और कल आखिरी दिन होगा, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी हैं, हमने वहाँ पर ये सिखाया है, बताया है और पढ़ाया है कि हाउ टू गेट इनटू द फॉरेन मार्केट, कैसे डॉक्टर्स अमेरिका या कनाडा। हमारा मकसद कोई ब्रेन ड्रेन करना नहीं है, लेकिन खुशहाली दिलाना ज़रूर है। तो जब ये खुशहाल होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। तो हम उसी हवाले से आए हुए हैं, जो हमारी खिदमात हैं हमने पेश की हैं। बहुत से इदारों का आगाज़ किया है, बहुत से जैसे लेबॉर्ट्रीज़ का इफ्तिताह हुआ है। कल जेनेटिक लेबॉर्ट्री का सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उससे पहले और कल फिर डॉ मेडिकल में भी हम एक नया इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो ये सब खिदमात हैं, और फिर उसके हवाले से जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है स्कॉलरशिप्स की या दूसरे मसाइल की हल करने की, तो उसमें भी हम मदद फराहम करने के लिए आए हैं। और उसी में मेरे साथ डॉक्टर ज़ीशान भी शामिल है, ये हमारी टीम आई भी है अमेरिका से। डॉक्टर साहब, मैंने आपको मुख्तसर तारुफ़ कराया, माशाल्लाह आपकी तारुफ़ की बड़ी लंबी लिस्ट है, तो मैंने ये सोचा कि बिल्कुल मुख्तसर, ताकि आपके ज़बानी हम सुन सके। तो कहाँ कहाँ आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे, अगर वो भी ज़रा हमें मालूम हो जाए। देखिए, मेरा ताल्लुक़ तो पाकिस्तान से रहा है, बल्कि आप ही के शहर मीरपुर ख़ास से रहा है। वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था और फिर कराची और फिर अमेरिका में, और मैं मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशंस में काम भी किया मैंने। और उसके अलावा ट्रेनिंग और टीचिंग मेरा चूँकि पैशन है, मेरा जज्बा है कि मैं ये काम करूँ। तो आजकल मैं दुनिया की जो सबसे बड़ा ग्रुप है जॉन मैक्सवेल लीडरशिप ग्रुप, उसका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और उसके अलावा जो लर्न टू ग्रो रिच के नाम से मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी, मैं उन दोनों का इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ। और हम कोशिश कर रहे हैं, तकरीबन हमारी
ब्रांचेस तकरीबन मेरी कंपनियों की जो अब तक 27 कंपनियों मुल्कों में है, जबकि जॉन मैक्सवेल 120 मुल्कों में हम ये खिदमात अंजाम। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, डॉक्टर ज़ीशान साहब आपकी तरफ आता हूँ कि इब्तिदा के अंदर मैंने आपका तारुफ उस तरीके से नहीं कराया जो कराना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। तो हम आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे, आप कहाँ क्या क्या देख रहे हैं, और NGOs भी अभी गालिबन हमारी गुफ्तगू हो रही थी, आप उसके अंदर भी बड़ा काम कर रहे हो, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान से आप बाहर भी जा रहे, कल या परसों की फ़्लाइट से। तो क्या आप देख रहे, पहले उस पर बात करके फिर हम एजुकेशन की तरफ आते हैं। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। झंग पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है, और फिर मैं तकरीबन निश्तर मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना MBBS मुकम्मल किया, और उसके बाद फिर अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बच्चों के दिमाग और नफ्सियात में स्पेशलाइजेशन की है। और बुनियादी मकसद ये था कि जब छोटा था मेरे वालिद साहब का वहाँ पे एक होटल है, तंदूर का काम है हमारा, तो मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो वहाँ पे अब्बू के साथ काम करना और उसको देखना। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी मुझे उस वक्त महसूस हो रही थी कि 5वीं क्लास के बाद काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे थे, और मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चों को स्कूल लेके जाना, उनको दोबारा दाखिल करवाना, लेकिन ज़्यादा कोई कामयाबी हो नहीं पा रही थी। तो मुझे ये लगा कि शायद मेरे इलाके में वालिदैन शायद गरीब हैं या उनमें तालीम की कमी है, इस वजह से वे अपने बच्चों को तालीम और तरबियत नहीं दे पा रहे। तो इस इंटरेस्ट की बुनियाद पे, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त बच्चों के दिमाग और नफ्सियात में कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था, तो अभी क्योंकि ट्रेनिंग के लिए मैं अमेरिका गया और वहाँ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइजेशन की, और मुझे अभी भी याद है कि एक दफ़ा मैं अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था, तो एक बच्चा आया जिसका फादर जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और मदर भी वहीं यूनिवर्सिटी में डॉक्टर थी, और उनको मैं बता रहा था कि बच्चों को बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि बच्चों की जो तालीम और तरबियत है वो माल के साथ, वो वालिदैन की तालीम के साथ इतनी ज़रूरी नहीं होती, ये एक ख़ुद से एक ट्रेनिंग होती है जो हमने देनी होती है। तो जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई हार्वर्ड में, तो उसके बाद अभी मैं असिस्टेंट। क्या देख के आप इस फील्ड की तरफ आए, ताकि मैं आपके सवाल को ज़रूर करके जी, आई थिंक इसमें जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये था कि हमारे बच्चे, उनमें तालीम का इंटरेस्ट इतना क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा, ठीक है ना। ये एक चीज़ थी कि जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा किया कि भाई चीज़ों को कैसे करना चाहिए। तो उस इंटरेस्ट को लेते हुए जब मैंने अपनी एजुकेशन की, तो वहाँ से मुझे लगा कि भाई यहाँ का जो तालीमी मयार है और जो वहाँ का, उसमें बहुत सारी चेंजेस हैं, और उन चेंजेस में एक चीज़ें जो सबसे अहम चीज़ ये थी कि यहाँ पे आपको नंबर लेने पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, जबकि वहाँ पर नंबर लेने के साथ साथ कैसे उस इंसान को माशरे का एक अच्छा फ़र्द बनाया जाए, उसके ऊपर भी काफ़ी काम होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मेरी कोशिश ये है कि हम इसको पाकिस्तान में उस कॉन्सेप्ट को लाया जाए और उस लिहाज से प्रोग्राम किए जाएं और ट्रेनिंग की जाए। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, फिर उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्या आपने NGOs के हवाले से और क्या काम किया। डॉक्टर साहब इस वक्त जो मौजूदा हम एजुकेशन की तरफ आते हैं कि माशाल्लाह जिस तरीके से आप डॉक्टरों को सब जगह उसकी वो कर रहे हैं, तो हम इस प्रोग्राम के से ये हासिल करना चाह रहे हैं कि एजुकेशन के हवाले से अगर मैं कहूँ कि हमारे यहाँ की एजुकेशन प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, अगर हाई, और इसके एजुकेशन में और वहाँ के एजुकेशन में क्या फ़र्क है, और हम कहाँ यानी ये महसूस कर रहे हैं कि वहाँ की तालीम बहुत अच्छी है और यहाँ की तालीम, हालांकि माशाल्लाह यहाँ से ही लोग बहुत कुछ सीखते हुए बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा इसका रिज़ल्ट। बड़ा खूबसूरत सवाल है सलीम साहब, लेकिन ज़रा मैं इसकी बुनियाद पे आता हूँ। पहले देखिए, आपने कहा तालीम, एक तो यहाँ पे तालीम नहीं दी जाती, तदरीस की जाती है, सिर्फ दर्स दिए जाते हैं, इल्म नहीं पहुँचाया जाता, नंबर एक। फिर दूसरा, लोगों को एजुकेशन का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कई बार, तो एजुकेशन का लफ्ज़ी माने लोगों को पता ही नहीं है। ये लफ्ज़ एक लैटिन वर्ड या से आया है जिसका मतलब है एडुकोस, यानी ब्रिंगिंग आउट फ्रॉम विद इन, अंदर से बाहर लाने को एजुकेशन का लफ्ज़ के माने जो असली हैं वो ये है। हमारे यहाँ ऊपर से लादा जाता है, अंदर से बाहर कुछ नहीं लाया जाता। उस बच्चे की तमाम तर सलाहियतें, वो मर जाता है। सबसे बड़े मुसव्विर, सबसे बड़े मुफक्किर, सबसे बड़े मुदब्बिर, सबसे बड़े साइंसदान अगर आप कहीं मिलना चाहते हैं तो कब्रिस्तान चले जाइए, वही सब अधूरा छोड़कर चले गए। उसकी वजह थी कि वो बाहर ला ही नहीं सके, हमने उस पर लाद नहीं शुरू किया। हमारे असातिज़ा लादते हैं चीज़ों को,
ना कि हमारी सलाहियतों को अंदर से बाहर लाएं, क्योंकि हम बच्चों की हिम्मत अफजाई तो करते ही नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपके लाते, तो क्या यानी वो सिस्टम है कि जिस पे लादा ना जा सके और उसको किस तरीके से सिस्टम को बनाया जाए कि ताकि वो बेहतर से बेहतर हो? सलीम साहब, आप सुबह 7 बजे उठिए, अपने घर के बाहर दरवाजे पे खड़े हों, आपने तो बच्चे पाले हैं, मैंने भी। वो बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। उनकी कमर झुक जाती है, इतने बड़े बड़े बैग लादे हुए होते हैं, और फिर वो सुजुकी और पता नहीं किस किस चिंचियों में लटकते और बेचारे मजबूर होके जा रहे होते हैं। और फिर मैं आपको दावत देता हूँ, आप आइए, मेरे मेहमान बनिए, और अमेरिका के सुबह 7 बजे बच्चों को देखिए स्कूल जाते हुए। उनके हाथ में तो कोई बैग ही नहीं होता, उनके घर पे बस आती है, खुद लेके जाती है, खुद छोड़ के जाती है। वहाँ उनको एक लाकर दिया हुआ है, वहाँ जाते हैं, वो अपना सामान निकालते हैं और बाकी सारा हिसाब किताब वहीं हो जाता है। हमारे यहाँ तो वो बच्चा सुबह उठता है 6 बजे, 6:30 बजे वो बेचारा सुजुकियों पे लटकता हुआ स्कूल पहुँचता है, फिर 2-2:30 बजे के वक्त वो घर आता है, फिर एक मौलवी साहब को पढ़ाने आना होता है, फिर उसको शाम की ट्यूशन पे जाना होता है। यार, उस बच्चे की तो ज़िंदगी अधूरी कर दी आपने, ख़त्म कर दिया। वो कहाँ से आप लेकर आएंगे उसमें वो सलाहियत जो अमेरिकन में है या बरतानवी लोगों में? क्योंकि वहाँ तो ये नहीं होता, वहाँ ये सारे वज़न नहीं ला दे जाते लोगों पे। नहीं तो क्या आपकी नज़र में क्या ऐसी चीज़ है कि किस चीज़ को फोकस किया जाए कि इतने सब्जेक्ट होने चाहिए और इतने सारे सब्जेक्ट है? इसकी क्या वजह? छोटे लेवल पे देखें या बड़े लेवल के ऊपर देखें? गैर ज़रूरी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। चलें, आपसे मैं अगर अभी ये पूछूं, आपने जब मैट्रिक किया तो आपको मीर तकी मीर की तारीख़ पैदाइश याद करवाई जाती थी और गालिब की तारीख़ वफ़ात, उसका कोई फ़ायदा हुआ आपको ज़िंदगी में? नहीं। लेकिन एक सब्जेक्ट था, आपको पास करना पड़ता था, ठीक है। वो मज़ामीन जिसका हमारी आने वाली ज़िंदगी में हमारे मकासद से ताल्लुक़ ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं पढ़ाए जाएँ, वो उनको पढ़ाए जाते जो उर्दू कल्चर पढ़ना चाह रहे थे या उर्दू लिटरेचर। उनसे मेरा क्या ताल्लुक? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा भी तो है ना, अगर जैसे उर्दू पढ़ा जा रहा है या कोई भी चीज़ पढ़ी जा रही है, उसके बारे में मालूमात तो हो कि उसने कहाँ से क्या कहता है आगाज़ किया, क्या चीज़ की। देखिए ना, आपको ज़रूरी थोड़ी है कि उसमें मुंशी प्रेमचंद की प्रेम 32 में उसने क्या लिखा है और प्रेम 25 में, उसका क्या हासिल है मुझे बताइए। चले, नहीं है ना। लेकिन उस बच्चे के लिए तो मौत है बेचारे को याद करके पास करना। यहाँ इम्तहान पास कराया जाता है, माफ़ कीजिएगा, इल्म की कोई यहाँ पर वो नहीं है कि हाँ वो हासिल कर रहा हो। मैंने कहा ना, तदरीस होती है, तालीम नहीं। वैसे ये सवाल छोड़ते हुए जा रहा हूँ आपकी तरफ कि क्या ऐसा सिस्टम बना जाए, जैसे 9th है 10th है, हम अक्सर देखते हैं कि वही 5 या 6 या 7 सब्जेक्ट के ऊपर वो चल रहा है और मुसलसल 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो उसके अंदर क्या चेंजिंग लानी चाहिए, उस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से माशाल्लाह आप अभी हम गुफ्तगू भी कर रहे थे, एक कोई NGOs भी चला रहे, उस NGO से क्या आप इस मुल्क के हवाले से दे रहे हैं और वहाँ आप क्यों गए? मतलब हमारे यहाँ पे क्या वो ज़रूरत नहीं थी? अगर आप यहाँ भी कुछ थोड़ा सा टाइम दे के यहाँ भी हमारे वो बच्चों को और अच्छा समझा सकते थे, सिखा सकते थे। जी, ज़िंदगी में एक सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप किसी को समझा जब सकते हैं जब आप खुद समझ चुके हों। मैंने आपको बताया कि, और बड़ी खुशी से ये बता रहा हूँ कि पिछले साल में प्रेसिडेंट था पाकिस्तानी साइकाइट्रिस्ट जो अमेरिका में है। आपको पता है पाकिस्तान में तकरीबन 32 से 35 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, ये इससे भी ज़्यादा होगी, और टोटल 5 चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट थे पिछले साल, टोटल 5। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। और उसमें आप? नहीं, मैं तो वहाँ पे हूँ, मैं आपको यहाँ का बता रहा हूँ, टोटल 5 चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट थे। तो जब मैं प्रेसिडेंट बना उस साइकाइट्री सोसाइटी का, तो पहला हमने ये काम किया कि हम पाकिस्तान में बच्चों के दिमाग और नफ्सियात के स्पेशलिस्ट कैसे पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 प्रोग्राम आगा खान में तो पहले चल रहा है, अभी मेयो हॉस्पिटल लाहौर में पहला बच्चों की नफ्सियात का शुरू हुआ। इसी तरह आपको जान के खुशी होगी कि लियाकत हैदराबाद में चाइल्ड साइकाइट्री का प्रोग्राम अप्रूव हो चुका है, इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। क्या प्रोग्राम है, क्या आप दिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? देखें, आप जिस तरह अब आपने शुगर का स्पेशलिस्ट बनना है तो क्या दिखाते हैं कि भाई आप शुगर के। डॉक्टर साहब, इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मुझे इशारा ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।
खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब तक। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू हो रही थी, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ा। उसी जगह से मैं दोबारा सवाल करने की कोशिश नहीं कर रहा था कि आपका वो जो जवाब देने वाला अंदाज़ कहीं आगे पीछे ना हो जाए, तो वहाँ से प्लीज़। जी, आपने बहुत खूबसूरत बात की थी कि उस ट्रेनिंग में हम क्या सिखाते हैं, तो मैं वहाँ पे ये बात कर रहा था। देखें, जब हम शुगर के स्पेशलिस्ट बनते हैं तो आपने शुगर के मरीजों के साथ काम करना होता है। आप मरीज़ देखते हो, अपने सुपरवाइज़र के साथ बात करते हो, फिर आप देखते हो कभी कहाँ पे, क्योंकि मरज़ तो सेम होता है लेकिन दवाइयाँ किसी को क्या देनी होती, किसी को क्या देनी होती हैं। तो जब मैं आपको बता रहा था कि बच्चों के दिमाग और नफ्सियात के स्पेशलिस्ट जब हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि उसको हम, ये लोग 3 से 4 साल की फ़ेलोशिप हम उसको बोलते हैं, कि जहाँ पे वो रोज़ाना की बुनियाद पे बच्चों को देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, वालिदैन से बात करते हैं। बच्चों और बड़ों की नफ्सियात में फ़र्क होता है। बच्चों के डिप्रेशन को कैसे पता चलाया जाए, एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को बच्चों में, और जितने ऑटिज़म को, तो इसकी ट्रेनिंग, उस ये जो इनको बच्चों को तशख़ीस कैसे करनी है, ट्रीट कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग के लिए 3 से 4 साल रिक्वायर होते हैं। क्या एज क्या होती है उनकी, किस तरीके से, किस एज के अंदर वो बच्चे हैं? जी, आमतौर पर इस ट्रेनिंग में आप यूँ समझ लें 5 से 6 साल की उम्र के बाद के बच्चे और 18 साल तक की उम्र के बच्चों की, ये मतलब उस एज के ग्रुप के हम बच्चों को देखते हैं। कितने अभी इस वक्त बच्चे आपके साथ ज्वाइन होते हैं, मतलब एक क्लास के अंदर, या जिस तरह आप कह रहे हो कि आगा खान से अभी कितने वहाँ से ले? जी बिल्कुल, देखें, मैं जो ट्रेनिंग में, तो अभी मैं मेयो हॉस्पिटल गया हुआ था अभी परसों, तो वहाँ पे तो आप एक दिन में 60, 70 बच्चे क्लिनिक में देख रहे हैं, ठीक है ना। उनकी फैमिलीज़ को देख रहे हैं। बच्चे मुख्तलिफ डिप्रेशन के साथ, एंग्जाइटी के साथ, किसी का स्कूल में दिल नहीं लग रहा, किसी की बुलिंग हो रही है, किसी की आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रीन एडिक्शन, फ़ोन पे जो है बच्चे वो लगे हुए हैं, आइज़ के नशे पे लगे हुए हैं। तो ये उस क्लिनिक में हम ये चीज़ें देखते हैं। और फिर उसके साथ साथ हमने कोर्स डिज़ाइन किए थे पिछले साल, कि हमने पाकिस्तान में जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो बच्चों के हैं, बड़ों के, हमने उनको ट्रेनिंग दी थी कि भाई अगर आपके पास आ जाए कोई भी बच्चा या वालिदैन इस मुश्किलात के साथ, तो उसको कैसे बेहतर किया जाए। जी ठीक है। दोस्तों, अभी तरफ आता हूँ, टर्न द पेरेंट्स। ये वाला सवाल बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे इसके हवाले से। तो क्या यानी पेरेंट्स का क्या किरदार होना चाहिए, टीचर्स का क्या किरदार होना चाहिए, माँ बाप का क्या किरदार होना चाहिए अपने बच्चों को आगे से आगे लाने के लिए? देखें सलीम साहब, हमारे यहाँ बदनसीबी हमारी ये है, या बदकिस्मती हमारे माशरे की ये है कि यहाँ पर एजुकेशन या स्कूलिंग को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए, जबकि नस्लों को आगे बढ़ना सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई उसकी तरबियत दे सकता है तो वो वालिदैन। जब हम दुनिया के जितने बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ना, वहाँ जब पहली औलाद होती है किसी भी कपल की, यानी जोड़े की, तो वो औलाद होने से पहले उसकी बाकायदा तरबियत की जाती है कि वो इस औलाद को कैसे परवान चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, बल्कि शर्माते हैं कि उसके सामने ऐसी बात ना की जाए, इवन वालिदैन भी और डॉक्टर भी। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि प्री कंसीव हमें उनको तरबियत देनी चाहिए। औलाद पैदा होने से पहले उन्हें ये पता हो कि उसे कैसे पाला जाता है। हमारे किसी को नहीं पता। दादी ने जो बताया था, परदादी ने जो बताया था, वो रिवायती अंदाज चल रहा होता है। और हम चाहते हैं दुनिया में तरक्की भी हो जाए, हम सबसे आगे भी निकल जाएं। अब बात हम 100 साल पुरानी करके आने वाले 100 साल पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा नहीं। तो हमें जदीद तकाज़ों को पूरा करना होगा। ये लाजिम कर दिया जाए, जैसे ही कोई गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेटिशियंस बताती हैं कि भाई आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो पहला काम उनका ये होना चाहिए कि दोनों मियाँ बीवी को, उस कपल को किसी साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाए कि जाके थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें। नहीं तो बकौल इनके तो ये 4-5 ही हैं, और उसके बाद किस तरीके से इतनी तालीम को। अच्छा, इस एक और सवाल भी आप यहाँ लेते हुए चलते हैं कि जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं अमूमन 4 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा, वो मोबाइल के ऊपर इतने फॉरवर्ड हो जाते हैं कि पहले और अभी में वो फ़र्क नहीं है। क्या मोबाइल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्या ये हमारी गलत फहमी है कि वो फॉरवर्ड हो गए या बड़े होशियार हो गए। ऐसा नहीं हुआ, एडिक्ट हो गए, नशा हो गया उनको। क्योंकि हमने अपने सर से लादने के लिए 2 तरीके ढूंढ लिए हैं औलाद को। एक ये है कि उसके हाथ में फ़ोन थमा दो या टैबलेट थमा दो, और दूसरा स्कूल में दाखिल करा दो, खुद टीचरें पालेंगी, मैं क्यों पालूँ। तो पैदा हम करते हैं, पालने के लिए इन दोनों चीज़ों पे छोड़ देते हैं। आप और हम जब बच्चे थे हमारे पास तो टैबलेट नहीं थी,
तो हमारे साथ कौन वक्त गुजारता था? हमारे वालिदैन, ठीक है, हमारी माएँ बैठकर हमें सिखाती थी, पढ़ाती थी और बताती थी। आज जो है वो यूट्यूब पे उन्हें बताया जा रहा होता है कि क्या करना है ज़िंदगी में, या फिर इस किस्म की खराफात को वो देखते हैं, वही सीखते हैं। और फिर उसके बाद स्कूलों का जो हाल है, टीचर्स, जाहिर है उनको बेचारियों को क्या तनख्वाहें मिलती हैं जो आपके बच्चे पालें, क्यों पालें वो? तो मैं एक और सवाल आपके छोड़ते हुए जा रहा हूँ, फिर इसके बाद डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आज, अगर थोड़ा सा आप बकौल कह रहे हैं कि ज़माना चेंज हो गया स्टडी के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, तो माँ बाप को बोलते हैं आपको क्या पता, हम जो है क्या कहते हैं हमने बहुत कुछ सीख लिया। तो क्या इस तरीके का रवैया अख्तियार करना चाहिए माँ बाप के हवाले से, या उन्हें कैसे गाइड करना चाहिए? टर्न टू पेरेंट्स की तरफ अगर मैं देखूँ तो उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए? क्या उनकी भी क्लासें पेरेंट्स के जो ली जाए, जो स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को वो करते हैं, उनका भी कोई एक आध सेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अगर हम उसको देखें बच्चों को, तो वो अच्छे अच्छे नंबर ले लेते हैं, अच्छी अच्छी पोजीशनों पे आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो आप बकौल बता रहे थे कि हमारे यानी वहाँ के बच्चे को और यहाँ के बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। उसकी क्या बुनियादी वजह? आई थिंक डॉक्टर फजल महमूद ने जहाँ से बात शुरू की थी ना कि हम बच्चों पे लाद रहे हैं, बच्चा क्या करना चाह रहा है, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, वो तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को आगे बढ़ाने का एक या दो ही तरीक़ाकार होते हैं, डॉक्टर्स बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या जब वो नहीं बन पाते तो फिर हम बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, मारपीट और सख्ती करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि बच्चे का जो मिजाज होता है ना, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी रिसर्च एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर थॉमस बॉयस हैं, तो उन्होंने बच्चों के मिजाज को दो कैटेगरी में तकसीम किया है, ठीक है। एक वो कहते हैं कि डैंडेलाइन है, एक वो कहते हैं ऑर्किड है। अक्सर ये सवाल पैदा होता है, वालिदैन मेरे से पूछते हैं जी कि आप देखें माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 3 तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो 3 नहीं पढ़ रहे, इसकी वजह यह है कि ये कामचोर हैं, या ये जो है मेहनत नहीं करते, या इनको वालिदैन का एहसास नहीं होता। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि जिस डॉक्टर थॉमस बॉयस ने बताया कि भाई कुछ बच्चे वो सख्त जान होते हैं, एक ही घर में होते हैं, एक ही सब कुछ खा पी रहे होते हैं, एक ही तरह के स्कूल में जाते हैं, लेकिन जो डैंडेलाइन बच्चे होते हैं, डैंडेलाइन आपको पता है ये होता है कि जिस तरह वो छुई मुई का एक पौधा होता है जिसको आप फूंक मारते हैं और उससे विश करते हैं, उसको हम डैंडेलाइन बोलते हैं। तो उस पौधे की पहचान ये होती है कि वो हर जगह पल जाता है, उसको किसी की प्यार मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती। जो ऑर्किड होता है वो गुलाब के फूल की तरह होता है, उसको पानी भी सही देना होता है, उसको रोशनी भी सही देनी होती है। दोनों में खुदा ने ये सलाहियत रखी है कि वो कामयाब हों। लेकिन अगर ऑर्किड जो गुलाब का फूल है उसको अगर आप सही पानी नहीं देंगे, सही रोशनी नहीं देंगे, उसको थोड़ा ज़ोर से पकड़ेंगे तो वो मुरझा जाएगा। तो इसलिए वालिदैन को ये समझना ज़रूरी होता है आजकल कि भाई अगर मेरा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पा रहा तो वो मेरा ही बच्चा है, ठीक है, उसको मैंने समझना है। आजकल जो मसाइल जो आप जो कहना चाह रहे हैं वहाँ पे ये होते हैं कि हम बच्चों को जो कॉन्फिडेंस होता है, बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, वो सही जो है ना स्कूल में ना घर पे उसकी तरबियत कर पा रहे हैं। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने फरमाइशी प्रोग्राम को बिल्कुल ही ख़त्म करें। जैसे अगर बच्चे के हवाले से अगर गुफ्तगू करें, वो क्या हम कहते हैं कि नहीं इसे डॉक्टर बनाना है, इसे इंजीनियर बनाना, यानी वो दिखाने की करे कि बच्चा क्या चाह रहा है। आप इस पे बात करना चाह रहे हैं? मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ और उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं एक जगह इसी तरह लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक जो डायरेक्टर थी उन्होंने कहा, डॉक्टर ज़ीशान ये आप क्या पाकिस्तान में बताना चाह रहे हैं कि बच्चों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनको प्यार से बात करनी चाहिए। वो तो कहते हैं यहाँ पे जब तक बच्चों को दो ना लगाएं और खींच के ना लगाएं ना, वो तो समझते नहीं। उन्होंने कहा जी मेरी एक बेटी है, वो कॉलेज जाती है, एक दिन वो मेरे पास आई, उसने कहा मामा मुझे एंग्जाइटी हो रही है। तो मैंने कहा कोई एंग्जाइटी नहीं होती, जाके काम करिए, हमें ड्रामेबाजी तो नहीं लगाई हुई है। कहती है वो गई है और उसके नंबर अच्छे आ गए हैं। अगर मैं आपके पास आती, उन्होंने कहा तो आपने मुझे बताना था, इसको सुनना चाहिए, कभी इसकी रिसर्च कभी उसकी रिसर्च। देखो मैंने उसको कहा, सख्ती से बात की, उसको समझ आ गई। तो आप क्या कहते हैं? तो मैंने कहा मैडम देखें, मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्पेशलाइजेशन की हुई है, मैंने पेरेंट कोचिंग में हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपके बच्चे को आपसे ज़्यादा समझ सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि हर वालिद और वालदा, चाहे वो अमीर हैं चाहे गरीब हैं, चाहे वो एजुकेटेड हैं चाहे वो नहीं एजुकेटेड, अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा खैर खा उसके वालिदैन ही होते हैं। मैंने कहा आपकी बेटी आपके पास आई, उसने कहा मामा मुझे एंग्जाइटी हो रही है। आपने कहा ये नहीं कुछ होती, और उसको बात समझ आ गई। मैंने कहा
हालांकि रिसर्च ऐसा नहीं कह रही, लेकिन ये सबसे बेहतर तरीका है आपका अपनी बेटी से बात करने का। लेकिन आपकी दूसरी बेटी या बेटा आता है, वो कहती है मामा मुझे एंग्जाइटी हो रही है, और आप कहते हो ये नहीं होती, और वो जाती है सोशल मीडिया पे, वो जाती है फ़ोन पे, वो जाती है टिकटॉक पे, या वो किसी फ्रेंड को कॉल करती है कि भाई मुझे ये मसला हुआ, और उस फ्रेंड से उसको सुकून मिलता है। तो मैंने कहा आपकी जो पहली बेटी है वो जब भी उसको मसला होगा वो आपके पास आएगी, लेकिन जो आपकी दूसरी बेटी या बेटा है उसको जब भी मसला होगा उसकी पहली कोशिश ये होगी कि मामा को पता न चल जाए। बहुत प्यारा सा जवाब है आपका। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये कि हम अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें मिसाल के तौर पे, और वहाँ को देखते हैं बाहर ममालिक के हवाले से, तो उन्हें वो फैसिलिटीज़ बहुत सारी हासिल होती है और यहाँ फैसिलिटीज़ इतनी सारी हासिल नहीं होती। फिर हम इसको कैसे कंपैरिजन करें, किस तरीके से हम इसको देखें? जी देखें, बहुत प्यारी बात की कि हमने जो है ना रियलिस्टिक होना चाहिए। तो मैं अगर कुछ चीज़ें अगर अपने नाजरीन से शेयर करना चाहूँ कि जिस उनके लिए ना ही आपको पैसों की ज़रूरत है और ना ही जो है ना आपको बहुत ज़्यादा कोई फैंसी चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें सबसे अच्छी ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो करते हैं जो वो देख रहे होते हैं, ना कि जो वो सुन रहे होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा दूसरों से प्यार से बात करे, ठीक है, मैं माजरत करूँगा हमारे जो मर्द हजरात हैं, तो मैं मर्द हजरात से गुजारिश करूँगा अपनी बीवी से प्यार से बात करें, ठीक है। उसकी अगर कोई गलती हो जाए तो उसको मोहब्बत से उसको समझाने की कोशिश करें, ना कि हर छोटी सी बात पे उसमें जो है ना आप उसको डांटे डंपटे, क्योंकि बच्चा ये देख रहा होता है मेरे पापा मेरे से तो इतना प्यार कर रहे हैं, मेरी छोटी सी गलती होती है मुझे माफ़ कर देते हैं, लेकिन वो जो माँ है वो भी तो किसी की बेटी है ना। तो आप ये, अगर आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक ही घर में एक के साथ तो इतना अच्छा बर्ताव है और दूसरे के साथ आप इतनी सख्ती करें, तो बच्चा ये चीज़ें देख रहा होता है, ठीक है। तो एक चीज़ अगर आप ये करें कि ठीक है आप 3 जॉब्स कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल बहुत इश्यूज हैं, लेकिन जब आप घर आएँ तो घर का माहौल ऐसा हो कि जहाँ पर प्यार हो, जहाँ पे मोहब्बत हो, जहाँ पे जितना आपके पास टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप, जिस तरह हमारा तो भाई 9 से 5 की जॉब होती है, उसके बाद टाइम है, मैं कह रहा हूँ कि भाई भले आप सुबह से रात तक काम करें, लेकिन जो भी टाइम है उसको कम से कम अपनी वाइफ के साथ बेहतर करें। दूसरी चीज़ मैं आज आप वसातत से कहूँगा कि भाई आप जितना भी काम करें, हफ्ते में एक दिन ऐसा हो कि जिसमें शाम में सिर्फ 1 से 2 घंटे ऐसे हों कि जो सिर्फ बच्चों के लिए, क्वालिटी टाइम। जी, क्वालिटी टाइम जी। और पूरे महीने में 1 या 2 ऐसा वीकेंड हो कि बच्चे को ये हो कि भाई ये मेरा टाइम है। ये अगर 2 हम काम कर लें तो मेरा ख्याल हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो आप बड़े देख रहे हैं और बड़ा क्या कहते हैं जहन में आपके सवालात जन्म दे रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कैसे इसको ट्रीट किया जाए, किस तरीके से वो किया जाए। डॉक्टर साहब की भी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा ओहदा से भी नवाजा और बहुत आपने इसके हवाले ऐसे मेहनत भी की है। तो डॉक्टर साहब भी आपके ही क्या कहते हैं ट्रेनर भी हैं माशाल्लाह, सर्टिफाइड जॉन मैक्सवेल के। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको, किस तरीके से ट्रीट किया जाए, कैसे वो किया जाए? एक तो मेरा वो सवाल भी वहाँ मौजूद है जो मैंने मोबाइल के हवाले से कहा, उसको किस तरीके से लेके चले, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखें, बुनियादी चीज़ तो अभी डॉक्टर ज़ीशान ने बहुत अच्छी बात कही, क्वालिटी टाइम जिसका आपने भी जिक्र किया। देखें, पर्सनल ग्रोथ इज़ द की। आपकी अपनी जब तक ग्रोथ नहीं होती ना, आपके ख़ानदान की ग्रोथ भी नहीं होती, आपकी कम्युनिटी की ग्रोथ भी नहीं, आपके मुल्क की ग्रोथ भी नहीं होती, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रहे होते हैं दूसरों पे। तो उस ग्रोथ की जो प्रोसेस है उसका एक कानून है जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मतलब है कि थोड़ा सा वक्फा लो ज़िंदगी में। हम सारे 24 घंटे बच्चों के लिए मैं कमा रहा हूँ, मैं तो इन्हीं के लिए मेहनत करता हूँ, इट्स यूज़लेस। ये बेवकूफ़ी है ये कहना। भाई आप ज़रूर कमाएं, ज़रूर मेहनत करें, बहुत ज़्यादा करें, लेकिन वक्त अपने लिए और अपने फैमिली के लिए भी निकालें, ठीक है। कभी कभी बच्चों को पैसे से ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है और हमारे यहाँ ये इसकी बड़ी कमी पाई जाती। तो आप वक्त दीजिए उनको, वही क्वालिटी टाइम जैसे आपने कहा, आप हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने में 1 दिन वक्फ कर दीजिए। मतलब वो ऐसा टाइम हो कि इसमें ना मोबाइल पे बात की जा रही हो, ना किसी से बात की जाए, बस तमाम के तमाम फोकस उसी पे। जैसे रात के खाने पे मैं बैठता हूँ तो मेरे यहाँ एक रूल है कि वो बास्केट मैंने रखी हुई है, सारे अपने अपने फ़ोन उसमें डाल दो और सब टर्न ऑफ करो और बैठ के डिनर करो ताकि हम मिल के बातें कर सकें। सो वेरी गुड। ताकि उस वक्त और कोई मौजू नहीं हो रहा,
हम आपस की बात करें, दिन कैसा गुजरा, बेगम भी बता रही है, मैं भी बता रहा हूँ, बच्चे भी बता रहे हैं ना, तो वो क्या है कि हम एक दूसरे पे फोकस कम से कम 40 मिनट तो हुए। हमारे यहाँ तो वरना पता ही नहीं होता है यार, बच्चा कहाँ है, माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, बाप आ रहा है तो माँ सो मतलब हफ्ते के अंदर एक ऐसा ब्रेक आना चाहिए जिसके अंदर सब बैठ के वो करें। हाँ। और उसी हवाले से जैसे अगर कहीं पिकनिक पे भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो भी इसका तो वक्फे की बात हो रही थी और मुझे जाना एक और वक्फे में फिर आपकी तरफ आता है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, इसी यकीन के साथ क्या आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कब तक। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, ज़ीशान साहब, कि जिस तरीके से हम क्वालिटी टाइम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अब बहुत सारे पेरेंट्स भी ये कहते हुए नज़र आए कि हम तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से दे रहे हैं आपके पास, समझ के सीख के कि हम, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें नहीं आ रही, तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए? बहुत प्यारी बात की आपने, क्योंकि मेरा ख्याल, मेरा ये मानना है कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा आप मिलते हैं, आप उनसे सुनते हैं, वो कहते हैं जी हमारे अपने वालिदैन ने ये नहीं किया, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम हर कुछ करें। और अगर आप डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को टाइम दें, हम ये भी करके देख लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर कहाँ पे फंस जाएं और क्या करें। मैं ये कहता हूँ कि देखें, हम अमेरिका में एक चीज़ यूज़ करते हैं, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है कि बच्चों से जो आपका वक्त है ना, जो आप दे रहे हैं, वो बच्चों के बिहेवियर के साथ मुंसलिक ना हो। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मैंने जब बच्चों के साथ टाइम गुजारना शुरू किया तो पहले मैं गुजारता था तो मुझे एक थप्पड़ पड़ता था, लेकिन जितना टाइम गुजारता हूँ उतना ज़्यादा कोई यहाँ से खींच रहा है, मेरे अपने 2 बच्चे को यहाँ से खींच रहा है, कोई ये कर रहा है। तो शुरू में मुझे लगता था कि भाई अगर ये टाइम में मरीज़ों को देख लेता, 5-6 मरीज़ ठीक हो जाने थे, तो ये मैं क्या गलत कर रहा हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा कि जितना ज़्यादा आप टाइम गुजारते हैं, बच्चे उतना आपको लगता है तंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ आपसे उतना मजबूत होता जाता है। तो मैं आज अपने वालिदैन से ये गुजारिश ये करूँगा कि भाई जो आपका टाइम हो, भले उसमें आप बच्चों पे गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे आप पे गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को भी पता हो, आपको भी पता हो, बच्चों को ये डर ना हो कि भाई ऊंची आवाज़ में बात ना करूँ वरना अगले हफ्ते का टाइम नहीं मिलेगा। तो बस ये गुजारिश करूँगा, कुछ भी हो रहा हो ये टाइम, और आप उनको बताएं कि देखो मैं वक्त गुजार रहा हूँ जॉब से निकाल के, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, लेकिन मैं स्टिल कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। बच्चे आपकी कोशिश देखते हैं, ना कि आप क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर फैज़ की तरफ आता हूँ, पास की तरफ आता हूँ, कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब फरमा रहे, तो क्या हम उसको डिज़ाइन करें वक्त के हवाले से कि क्या आज जुम्मे के दिन रख लिया जाए, इतवार के दिन रख लिया जाए, भैया हम सब आप इतवार को ये मखसूस टाइम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए? ये तो डिपेंड कर रहा होता है फैमिली स्ट्रक्चर पे, ठीक है, बच्चों की तालीमी मसरूफियात पे, बेगम की जहनी हालत पे, और आपके अपने जो औकात हैं काम के, उन सबको नज़र रख के एक बैठ के एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया जाता है प्लान। हो सकता है वो हर हफ्ते चेंज भी करना पड़े, ज़रूर नहीं कि वो वही प्रोग्राम, इतवार का मतलब जो है सिर्फ बेगम की हाज़िरी देनी है या मैंने उनके आगे चापलूसी करनी है, नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर दैट, ठीक है। हम बेहतरी की बात करें ना, कभी हम बुध को अपना लेंगे, कभी मंगल को, और कभी इतवार को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वक्त तो होगा ना हमारा साथ, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो बुनियादी प्रॉब्लम है कि हम जब साथ बैठ के बातें करते हैं तो हम तनकीद शुरू कर देते हैं, ये तुमने गलत किया, ये ऐसा किया, ये वैसा किया, ये सबसे बुरा मसला है। तो उसकी वजह से फिर वो रिफ्लेक्शन टाइम, लोग कहते हैं इससे बेहतर है ना ही मिलो। बेगम भी सोचती है यार इन्होंने तो मेरे को मीखे निकालनी है, वो भागने की कोशिश करती है। टॉपिक अलग होना चाहिए, नहीं, एक टॉपिक होगा और वो एजेंडा ये होना चाहिए कि सुनना है, बोलना कम है। अच्छा, नंबर 1 लिसनिंग स्किल्स को आप इन्हेंस कीजिए, स्पीकिंग नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन की बुनियादी जो चीज़ है ना वो स्पीकिंग नहीं है। स्पीकिंग इज़ शेयरिंग, लिसनिंग इज़ केयरिंग। पीपल डोंट केयर हाउ मच डू यू नो, बट पीपल डू नो हाउ मच डू यू केयर। यानी लोगों को परवाह नहीं है आपके पास कितना इल्म है, आप कितने बड़े आदमी हैं, वो ये देखते हैं कि आप उनकी परवाह कितनी करते हैं, आपके बच्चे और आपकी बेगम। तो आप उनमें परवाह शो कीजिए और तारीफ़ का अंसर ज़रूर रखिए। अच्छा, बच्चों को शाबाश देने की आदत डालिए,
तनकीद की नहीं। तो अगर उसी के साथ बच्चों की माँ भी है तो उसको भी क्या कहते हैं, प्यार वाले। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि औरत को तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ही मजलूम करार दे दिया कि जिस तरीके से आते हैं तो भाई मर्द को ये नहीं करना चाहिए, तो औरत को भी क्या मर्द के लिए करना चाहिए? नहीं, उनका काम भी तारीफ़ है। देखिए ना, वो थका हारा आता है, हमारे यहाँ क्या होता है कल्चर, माजरत के साथ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी प्रैक्टिस की है, आप जानते हैं बचपन से मेरी प्रैक्टिस कितनी रश लगा रहता था। तो वो औरतें भी वो सर पे दुपट्टा बांध के बैठी होती हैं, हाय हाय सर फट रहा है, मियाँ के घर आने का वक्त होता है, उनका सर फट जाता है। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। वो उनकी तारीफ़ करे, आप उसकी तारीफ़ करें। वो कह रहा सारे दिन तो मेरे मसले ये घर के अंदर खाने पैसे नहीं है, ये नहीं है, टेंशन है, और फिर उसके बाद जो है ना मैं तारीफ़ों की पुल कहाँ से लेके आऊँ? नहीं, तो पुल नहीं बांधिए, लेकिन सच्चाई तो है ना, वो आपके बच्चों की माँ है, वो आपके लिए रोटियां तो बना रही है, आपके घर को संभाल तो रही है जब आप घर में मौजूद ही नहीं है। 14-14 घंटे आप घर से बाहर होते हैं, उस घर को कौन संभाले होता है? उसका अपना एक रोल है, उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। इसी तरह वो आपको अप्रिशिएट करे कि आप नान नुस्खा उसे पहुंचा रहे हैं, और फिर बच्चे दोनों को अप्रिशिएट करें और आप बच्चों को अप्रिशिएट करें। तो वो अप्रिसिएशन का एक दूसरे को माहौल जो बनाएंगे ना, उसमें फिर मोहब्बत ही मोहब्बत। तो सर आप मुस्कुरा रहे हैं कुछ, तो इस हवाले से मैं सुनना चाह रहा हूँ आपके लोगों से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जब आप बीवी की तारीफ शुरू करने लगेंगे तो वो सुनेगी कुछ सुन के आ रहे हैं, और अगर वो कहे तो उनको ये ना बताना कि हमारा प्रोग्राम सुन के आ रही है। तो लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ठीक है, आपकी बात सही है कि भाई आप इतना यहाँ पे इतना जॉब करके आ रहे हो तो थके हुए होते हो, तो आप वो बात करो कि जो कि जो ऐसा लगे कि भाई ये हकीकत है। तो मैं ये कहूँगा ठीक है, आप तारीफ़ नहीं भी कर सकते, जैसे ही आप घर आते हो बेगम बताती हैं कि आज बच्चों ने ये कर दिया, आपकी माँ ने ये कहा, तो बजाय इसके कि आप ये कहो तो इस तरह नहीं कहते, इसको तुमने ऐसे कर लेना चाहिए था। आप जो भी वो कह रही है माँ के लिए, बाप के लिए जो माँ कह रही है, या माँ के लिए जो बाप कह रहा है, बजाय इसके कि आप सही गलत में पढ़ो या उसको ठीक करने की कोशिश करो, आप उसी को रिपीट करो कि अच्छा आज तुम्हारा दिन बहुत मुश्किल था क्योंकि बच्चों ने ऐसे ऐसे किया, और फिर चुप हो जाएं। फिर वो दोबारा कुछ कहेगी या कुछ कहेगा, जो भी वो कहे वो दोबारा आप उसको रिपीट करें, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे ना कि हमारी माएँ जो बेगम, उसको पता है भी काफ़ी सारे मसाइल हल होने वाले नहीं है, लेकिन कम से कम को सुनने वाला तो हो, कम से कम को ये तो अप्रिशिएट तो, ठीक है आप तारीफ ना करें भाई तू इतनी खूबसूरत है, ये है वो है, लेकिन कम से कम उसको ये तो लगे कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरी मुश्किलात को समझ रहा है, सुन रहा है, और फिर जब आप उसको सुनते हैं ना तो फिर वो आपकी मुश्किलात को भी सुनेगी। तो ठीक है, तारीफ ना करें लेकिन ये ज़रूर करें जी। नहीं, हमारे यहाँ जैसे आप किसी से भी पूछिए, यार मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाता हूँ, बस काम से आता हूँ, घर पे ही रहता हूँ। नहीं, वो घर पे नहीं होते हैं, वो अपने फ़ोन पे महविश हयात और मायरा खान के साथ होते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं होते। तो ये होना नहीं ना होना कोई मतलब माने नहीं रखना। आप उनके साथ साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से हो, तब तो बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में एक जुमला आपसे चाहूँगा और उसके बाद प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है मेरा जी। हमारी थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया आज, और हमारे पास चूँकि बड़ा मुख्तसर वक्त है और इस वक्त हम एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आए हुए हैं पाकिस्तान, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे लोग ये बात समझ पाएँ कि देखें बच्चों की तरबियत हमारी ज़िम्मेदारी है, और अगर हम खुद ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे तो हम दूसरों से उम्मीद नहीं रख सकते कि वो हमारी नस्ल को बहुत बेहतर बना सकेंगे। तो अपना ज़िम्मेदारी को महसूस करें और हम ये चार्ज खुद लें, और आज से ये तय करें कि हम अपने बच्चों के ज़िम्मेदार हैं, ना कि उसकी टीचर्स या और कोई। तो हमें उसकी ज़िम्मेदारी खुद कबूल करनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम बच्चों के साथ अपने ताल्लुक़ को बुनियाद बनाएं, ना कि बच्चों को डॉक्टर्स या इंजीनियर बनाने पे। जैसे जैसे हमारा ताल्लुक़ हमारे बच्चों के साथ मजबूत होता जाएगा, उतना ज़्यादा हमारे बच्चे जो खुदा ने उनको टैलेंट या पोटेंशियल दिया वो उसको अचीव करना शुरू कर देंगे। और उसके साथ साथ जहाँ आप बच्चों को प्यार और मोहब्बत सिखा रहे हैं, वहाँ सिर्फ उनको बताएं ना, उनको करके दिखाएं। और जिसमें कि जिस तरह मैंने आपको बताया, और हो सकता है शायद ये मेरा प्रोग्राम मेरी वाइफ सुन रही हो, उम्मीद है कि वापसी जाके शायद कुछ अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं 2 दिन में जा रहा हूँ तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी घर पे जो
वाइफ हैं उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार से बात करें और उनकी जो भी गलती है उसको समझाएं, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। ठीक है डॉक्टर ज़ीशान साहब, आपको बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फाज साहब, आपको बहुत शुक्रिया। ज़ीशान साहब जिस तरीके से कह रहे हैं जब आप जाएंगे और आप मोहब्बत और ज़्यादा निछावर करेंगे तो क्या बात है, आजकल खैरियत तो है, तो बहुत मोहब्बत करके आएगा। पाकिस्तान में मोहब्बत कम मिली है इसी वक्त। लेकिन यहाँ हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे कि जिस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को किया और हम कब तक के हवाले से कि कब तक वो माहौल सही हो जाएगा और कब तक ऐसी पॉलिसी आ जाएगी और कब तक जो है हम इसका इंतज़ार करें और कब आने वाला वक्त जो है हमें ये बताए कि तालीम के हवाले से जो बहुत सख्त हमारी ज़रूरियात के हवाले से हमें अपने अपने हिस्से का काम करना और आपको भी अपने हिस्से का काम करना। इन्हीं अल्फाज के साथ दीजिए इजाज़त मुझे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।